स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने रविवार को बताया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। देश में अब तक कोरोना के 2231 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना के 755 अस्पताल और 1389 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सकता है। अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, which takes our total death toll to 507 deaths so far. जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस न आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स which will be focusing on long term follow up of people for having better understanding of disease and its management, उस पर भी काम होगा। इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंस भी कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा। आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज,
वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। कुछ एक्टिविटीज़ जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी, even in these relaxation areas, I would like to cite and bring to your notice. They are primarily passenger traffic movement by air, rail, road, except जहाँ पर कि वहाँ पर उनको exempt किया गया हो, educational और उससे related institutions, industrial, commercial activities और hospitality services, unless until they are specifically exempted. साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ एक्टिव सेशन दिया गया है, वहाँ 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है, ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कॉपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलो करें।